वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी हिंदी साहित्य का जो पेपर 2 होता है बीए के छठवें सेमेस्टर में यानी बीए 6 सेमेस्टर में, जिसमें आपको लोक साहित्य और लोक संस्कृति पढ़ना होता है, उसका मॉडल पेपर लिखित वाला दे दीजिए। मतलब कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें आप बताते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। 2024 और 25 का ये मॉडल पेपर होगा। बीए के अगर आप छठवें सेमेस्टर में है यानी 6 सेमेस्टर में है बीए के, बीए थर्ड ईयर छठवां सेमेस्टर 6 सेमेस्टर, उसमें आपको लोक साहित्य और लोक संस्कृति पेपर 2 में पढ़ना होता है। तो ये उसी का मॉडल पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। अब की बार यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम 2024-25 का ये मॉडल पेपर है। ठीक है, मतलब बीए का खास करके। और अगर आपका माइनर पेपर में अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। देखिए 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले पेपर 1 का मॉडल पेपर मैंने दिया है। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना था? पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना था भई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 में आप लोगों ने पढ़ा भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में। इसके अलावा इससे पहले भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसको लेकर के भी मैंने तैयारी करवाई है। तो आप एक प्रकार से सारी चीज़ें समझ पाएँगे। चलिए, सभी प्रश्न आपको करने हैं खंड आ के। 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा इसमें, और 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों पर और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। तो 10, 8, 18 और 4 एक प्रकार से 22 क्वेश्चंस इसमें मैंने रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक प्रकार से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। साथ में जो मैं बोलता जाऊँगा उसको आप सुनते भी जाइएगा, और अपना एक प्रकार से जो है सबटाइटल वाला कॉलम होता है जिसमें सी/सी लिखा होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सी/सी में या डबल सी लिखा रहता है, उसी पर टच करेंगे तो वहाँ पर नीचे जो मैं बातें बोल रहा हूँ यहाँ पर लिख करके आएगी। या फिर जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलेंगे, मतलब कि नीचे थोड़ा सा रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे मिलेगी ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट पर आप टच करेंगे तो जो मैं बोलता जाऊँगा वो एक एक लाइन में लिखता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा वो लिखता जाएगा, तो आप आसानी से उसको ट्रांसक्रिप्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जो बातें मैं बताऊँगा उसको आप देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। तो जब आप इस क्लास को देखें तो ट्रांसक्रिप्ट का सहारा जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट का सहारा अगर ना लेना जानते हो तो ट्रिपल सी यानी मतलब कि जो सेकंड सी आपकी होती है, मतलब कि जो डबल सी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सबटाइटल वाला कॉलम आप ऑन कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोक साहित्य। लोक साहित्य क्या होता है? लोक साहित्य की अगर बात की जाए तो लोक साहित्य जो होता है ये वास्तव में आज एक परिभाषिक शब्द हो गया है, लेकिन पहले इसका प्रयोग एक प्रकार से व्यावहारिक तौर पर भी होता था। वैसे लोक साहित्य 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है लोक यानी पब्लिक अंग्रेजी में, दूसरा है साहित्य यानी कि एक प्रकार से लिटरेचर। वास्तव में साहित्य को लोक या एक नया विशेषण माना गया है। लोक एक विशेषण के रूप में साहित्य के आगे लग गया है, जो कि साहित्य की अर्थ को थोड़ा-सा परिवर्तित कर देता है। भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो साहित्य के भेद में अगर देखें तो उससे हमको पता चलता है कि हम हिंदी साहित्य, बंगला साहित्य, अंग्रेजी साहित्य कहने और समझने में अभ्यस्त हैं। वैसे ही स्थल भेद से अगर देखेंगे तो ये साहित्य, जैसे कि अगर आप एक बांग्ला भाषा का साहित्य तो उसको बांग्ला साहित्य बोलेंगे, हिंदी का है तो हिंदी साहित्य बोलेंगे, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी साहित्य बोलेंगे। ऐसे ही जब क्षेत्र विशेष की बात करते हैं हम, एक स्थान विशेष की बात करते हैं, स्थल भेद के हिसाब से अगर देखें तो हम एक प्रकार से भारतीय साहित्य में आप देखेंगे कई प्रकार के स्थल हैं, कई प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र हैं। उन भौगोलिक क्षेत्रों में या पर्टिकुलर उन भौगोलिक या जियोग्राफिकल रीजन्स में जो भाषा बोली जाती है उसी को एक प्रकार से लोक साहित्य, जैसे लोक साहित्य में आपका लोक शब्द का एक प्रकार से जन सामान्य से लोक का मतलब लगाया जाता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक प्रकार से इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से लोक की अगर बात करें, लोक का मतलब पब्लिक यानी जनता, सामान्य जनता। ठीक है, तो यानी ऐसा एक प्रकार से जो है एक प्रकार से जो जनता से रिलेटेड हो। द्विवेदी जी कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोकोचित से, लोकोचित मतलब जो लोक में उचित हों, उनसे सीधे उत्पन्न होकर के सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती है। आंदोलित मतलब उसको एक प्रकार से मोटिवेशन देती है और उसको और आगे बढ़ाने में मदद करती है, उसको चलाने में मदद करती है, उसको प्रभावित भी करती हैं। वे लोक साहित्य होती हैं, लोक शिल्प होता है, लोक कथानक होते हैं, लोक गाथाएँ होती हैं, ऐसे तमाम नामों से उसको आप पुकार सकते हैं। तो लोक साहित्य ये होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बातों को सुना डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अब धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि हजारी द्विवेदी जी आपने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है और हम भी ये परिभाषा देंगे। तो द्विवेदी जी ने कहा भाई अब ये लोकतंत्र है और अधिकार है आपका बोलना, आप बताइए क्या देंगे परिभाषा लोक साहित्य की।
तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहने लगे कि वास्तव में यानी अगर रियलिटी में देखा जाए तो जो पब्लिक जो एक प्रकार से लिटरेचर होता है या जो लोक साहित्य होता है वह मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक माने मुंह से एक प्रकार से निकली है, वो लिखित नहीं होती है। सबसे पहली बात, लोक साहित्य क्या है? एक मौखिक अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य जो संप्रदाय की सीमा से बाहर है और लोक का साहित्य जिस समाज में है उसका स्थान नहीं है। कुल मिलाकर के धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति होती है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, उसका लेखक अता पता नहीं होता है कि किसने करा है लोक साहित्य, लेकिन आज भी उसको एक प्रकार से सामान्य जनसमूह स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं। ये आपको नहीं पता है कि ये रचना किसने करी है, तुक्का लगाते हैं कि भाई फलाने ने करी होगी, लेकिन वो भी एक प्रकार से लोक साहित्य में आते हैं। ठीक है, तो लोक साहित्य वो होते हैं। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ऐसी ऐसी परिभाषाएं दी तो बहुत सारे विद्वान और एक प्रकार से कहने लगे कि आप लोग परिभाषा नहीं दे सकते हो साहेब, हम दे सकित है। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा, डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती ने कहा, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी। कुंदनलाल उप्रेती तो कहते हैं कि आदिम मानव के मानसिक जो मस्तिष्क होता है उसकी सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता या लोक साहित्य होता है। यानी जो आदिम मानव है, जो प्राचीन मानव है, उसके मस्तिष्क की जो विचारधारा है, उसकी मस्तिष्क की जो सच्ची अभिव्यक्ति है उसके विचारों की, वही एक प्रकार से लोक साहित्य होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव उपाध्याय यहाँ तक कहते हैं कि सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहज अवस्था में वर्तमान में जो निरक्षर जनता रहती है, वही निरक्षर जनता या उसकी आशा निराशा हर्ष विषाद जीवन मरण लाभ हानि सुख दुख, उसमें सुख में गाना, दुख में गाना, लाभ में गाना, हानि में गाना, जीवन मरण हर्ष विवाद निराशा कुंठा आशा, ऐसे तमाम प्रकार की चीजों में तमाम प्रकार के भावों को एक प्रकार से व्यक्त करने के लिए क्या होता है? भावों की अभिव्यक्ति होती है। और वो भावों की अभिव्यक्ति जिस जिस लय में होती है, जिस सॉन्ग में होती है, जिस गाने में होती है, वही एक प्रकार से लोक साहित्य होता है, जिस चीज में होती है। अब लोक साहित्य में लोक गाथाएं भी आ जाएंगी, जो लोग एक प्रकार से गाएंगे, लोक कथाएं भी आ जाएंगी जिसको लोग कहेंगे सुनेंगे, लोक काव्य भी आ जाएंगे लोक साहित्य में, तो जो एक प्रकार से लोग गाएंगे इधर उधर। तो इस तरीके से आल्हा भी आप देखते हैं लोक साहित्य में एक प्रकार से रमा हुआ है। तो ऐसे ही ये चीजें होती हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोक साहित्य ग्रामीण साहित्य है। ठीक है, लोक साहित्य समग्र लेखक के राग विराग हर्ष विषाद सुख दुख जीवन मरण की सहजता और सरस अभिव्यक्ति होती है। उसका मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय कोई संबंध नहीं होता है, ना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है। ये एक क्षेत्र विशेष की एक प्रकार से साहित्य होती है। तो लोक साहित्य ये होती है। चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, लोक संस्कृति। अब लोक का मतलब होता है पब्लिक, जनता, साफ 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 शब्दों में लोक पब्लिक। संस्कृति का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कल्चर। संस्कृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भौतिक संस्कृति और एक होती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कुर्सी मेज टीवी फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन, ये दुनिया भर का जो कपड़ा सपड़ा आप पहनते हैं, किताब उताब सब, ये सब क्या है जो आपको दिख रही, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप महसूस मतलब जिसको आप छू करके देख सकते हो। ठीक है, वो होती है भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति का हुआ है? अभौतिक संस्कृति वो है भैया कि जैसे अभौतिक संस्कृति जो तुम्हें दिखाबे न करे, जका ना तो तू देख सको और ना छू सको। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसको आप ना तो देख सकते हैं, डोंट टच एंड डोंट सीन, यानी जिसको आप ना तो टच कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बस केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो महसूस अगर आप कर सकते हैं तो वो क्या होता है, फीलिंग जो है वही अभौतिक संस्कृति है। अब विचार, आप किसी के विचार आप जान पाते हैं कि कैसे हैं, विचारों को आप महसूस ही करते हैं ना, विचारों को आप फील ही करते हो कि विचारों को आप देखते हो। विचार तो करिया करिया विचार है, उड़ जात है वादे, 4 फुट के विचार हो आज देखें, तो विचार कभो देखे हो है नहीं। यानी विचार जोन है वो देखे वाली चीज ना हुए, विचार ग्रहण करे वाली चीज हुए, विचार का समझे वाली चीज हुए, समझो। तो विचार जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसे ही जो भाव की अभिव्यक्ति होती, तमाम प्रकार के भाव, तो जो भाव होते हैं वो दिखते नहीं है, जो विचार होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, वो दिखता नहीं है, वो महसूस किया जाता है, वो समझा जाता है भाई। तो वही चीज, तो जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, उसकी अगर बात की जाए तो जो कल्चर होता है आपका, इसकी परिभाषा को अच्छा, लोक संस्कृति वह होती जिसका सीधा संपर्क लोक से, जनता से होता है। संस्कृति समाज के तमाम प्रकार के जो विद्वत वर्ग हैं
उनके द्वारा जो सूचित संस्कृति होती है वही लोक संस्कृति कही जाती है, जो नगरों में या विद्या के केंद्रों में बनाई जाती है। ठीक है, लोक साहित्य या लोक संस्कृति नगरीय व जो विद्वान समाज है उसकी संस्कृति होती है एक प्रकार से। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि यह एक ऐसा समाज है लोक संस्कृति जिसका आकार छोटा होता है, जिसमें अकेलापन, अशिक्षा, असमानता, समूह दृढ़ता की भावना एवं जीवन का रूढ़िगत ढंग पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि लोक संस्कृति वह जो है जीती जागती वस्तु है जिसके द्वारा लोकी मतलब लोक की जो संस्कृति है वो बोली जाती है, लोकी बोली जाती है, लोकी भाषा एक प्रकार से लौकिकता जीवित है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लोक समाज की संस्कृति ही लोक संस्कृति कहलाती है, जो पब्लिक में या जो जनता एक प्रकार से जिस संस्कृति को फॉलो करती है, तो एक प्रकार से इसे क्या विचार रखती है वो भी संस्कृति में आ गई, कौन से सामान को यूज करती है वो भी संस्कृति में आ गई, तो लोक संस्कृति ये होता है। लोक संस्कृति और समाज का बड़ा गहरा नाता होता है। ठीक है, लोक संस्कृति का विकास सामूहिक प्रयत्नों से होता है, सभी लोग मिलजुल करके लोक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, लोक संस्कृति की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं उसको। ठीक है, तो लोक और लोक संस्कृति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पूर्ति भी करते हैं। इस प्रकार आगे आने वाली संस्कृति इसके विकास में निरंतर प्रयत्नशील रहती है। लोक संस्कृति के इस दीर्घकालीन साधन की पीठिका में एक परंपरा अवश्य रहती है। एक परंपरा के तहत सारी चीजें होती हैं, उसमें धीरे धीरे चेंजमेंट होता है और संस्कृतियां धीरे धीरे बदलती रहती हैं। संस्कृति आपको बता दूं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, यानी कि मान लेते हैं आपके बप्पा जो काम कर रहे थे, अब आपको बताए होंगे, आप उस काम को अपने बच्चों को बताओगे, आपके बच्चे उनके बच्चों को बताएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, संस्कृतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो संस्कृति ये होती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको बता दूं, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार, लोक विश्वास, अंधविश्वास, धार्मिक अनुष्ठान, खान पान, आचार व्यवहार, पहनावा बढ़ावा, ऐसे तमाम प्रकार के मनोविनोद यानी मनोरंजन के साधन, ठीक है, ये सब एक प्रकार से लोक संस्कृति में लोक साहित्य की आधारशिला होती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लोक साहित्य में लोक संस्कृति भी एक अंग के रूप में काम करता है। लोक संस्कृति और लोक साहित्य का अलग अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व है और इस दोनों की मतलब दोनों की एक शाखा होती हैं। तो ये लोक की पब्लिक की एक संस्कृति और एक साहित्य। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, लोक साहित्य के अध्ययन संकलन की कोई 5 विधियों के नाम लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सॉरी, प्रश्न पूछा गया कि लोक साहित्य के अध्ययन की, लोक साहित्य को पढ़ने में जो एक प्रकार से या लोक साहित्य के अध्ययन के संकलन में, लोक साहित्य को संकलित या इकट्ठा करने में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया है विद्वानों ने, उन विधियों के बारे में बताएं, उन विधियों के नाम लिखें। 5 विधियों के नाम लिखने के लिए आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दूं, लोक साहित्य के संकलन की प्रक्रिया में अगर बात की जाए तो लोक साहित्य जो हुआ है उसको ढूंढने में संकलनकर्ता की बड़ी भूमिका होती है। संकलनकर्ता जो होते हैं वो शोध करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तमाम क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ उस क्षेत्रों के एक प्रकार से बोली भाषा में जो तमाम प्रकार के फुटकलपद हैं उनको इकट्ठा करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, अनुसूची लेखन करते हैं, प्रश्नावली लिखते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के माध्यम मतलब तमाम प्रकार के आधार को अपना करके ये लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोक साहित्य में एक प्रकार से उसको इंक्लूड करते हैं, उसको शामिल करते हैं। लोक साहित्य के अध्ययन या संकलन में एक प्रकार से या उसको इकट्ठा करने में, लोक साहित्य मटेरियल जो है उसको इकट्ठा करने में कई विधियों का प्रयोग विद्वान लोग करते हैं। पहली विधि होती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण की विधि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की विधि यानी ऐसी विधि जो कि एक प्रकार से प्राचीन में प्रयोग में लाई जाती है। इतिहास में देखें कि इस चीज़ को लेकर के या इस पॉइंट पर ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, इतिहास में टटोलें उसके बारे में। दूसरी बात, सांस्कृतिक दृष्टिकोण की विधि, संस्कृति में झांकें एक बार कि भाई इस साहित्य में क्या, उसकी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विधि, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक वाली विधि अपनाएं। इसके अलावा चौथी धार्मिक दृष्टिकोण की विधि, धर्म के अकॉर्डिंग देखें। इसके अलावा समाजशास्त्रीय विधि, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की विधि। इसके अलावा छठा आप लिख सकते हैं मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विधि, भौगोलिक अध्ययन की विधि, 7वीं विधि, 8वीं आर्थिक दृष्टिकोण की विधि। और इसके अलावा आप देखेंगे 9वीं आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण की विधि। सांस्कृतिक तो हो गई का, तो इस तरीके से आप ये 6-7 एक प्रकार से अध्ययन की या अध्ययन संकलन की लोक साहित्य के आप विधियों के नाम बता सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, तो इन विधियों के नाम आप लिख दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोकगीत किसे कहते हैं। लोक शब्द का मतलब जनता,
गीत का मतलब होता है यानी कि लोक माने पुरानी जनता, प्राचीन जनता। तो वो लोग जो गाते वाते थे वही लोकगीत होता है, जिसको गाते थे जैसे किसी मुंडन में जो गाए, या कोई भी एक प्रकार से महिलाएं गाती हैं तमाम प्रकार की। जब आप उनसे भागवत बैठी तो महिलाएं गाती हैं, देवी गीत गाती हैं, पूजा मतलब पूजा कोई होती तब भी गाती हैं, जैसे आरती वगैरह की कहती हैं कि तमाम प्रकार के। जब सत्यनारायण जी की कथा होती है तो घर में आपके गायन होता है, वो भी लोकगीत का ही एक प्रकार से स्वरूप आप मान सकते हैं। क्योंकि तमाम महिलाएं बैठती हैं और जब एक प्रकार से कि होमिया के धुआं देखे शंकर जी आए, शंकर जी आए संग गौरा को लाए, ठीक है, जो है और डमरू बजावत आए, ऐसे गाना गाती हैं औरतें बैठ करके, ठीक है। जहाँ हुए होमिया, ठीक है, होमिया के धुआं देखे विष्णु जी आए, ऐसे बना लेती हैं। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, ठीक है, ऐसे कृष्ण जी आए संग राधा को लाए, ठीक है, और ऐसे हाथ मुरली बजाते आए, ऐसे तमाम प्रकार के गाना वाना बना लेती हैं जो महिलाएं होती हैं और आसानी से गाती हैं, अच्छा लगता है। सभी लोग ढोलक वोलक लेकर के बैठ जाती हैं, 10-12 महिलाएं गांव की, और गाती हैं हर एक फंक्शन में, ठीक है। केहू केहू यहाँ लड़का हुआ थे तो जो है 4-5 महिलाएं बैठ करके अपना सोहर ओहर गाती हैं, ठीक है, कि जुग जुग जिया सुललनमा भवनमा के भाग जागल हो, ठीक है, ऐसे गाती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि कोई भी फंक्शन हुआ तो वो लोकगीत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब लोकगीत क्या है? लोकगीत की अगर बात की जाए तो लोकगीत मानव जीवन की अनुभूति, अभिव्यक्ति की जो अनुभूति मानो इसे मान लेते हैं वो सुख में है, तो उसी अनुभूति को, उसी सुख को लोगों को बताने के लिए गाने के माध्यम से उसको बताते हैं। आपने गांव वगैरह में जब दुख भी पड़ता है तो महिलाएं जब रोती हैं तो एक एक उनका ट्यून होता है रोने का भी, यानी एक गाने के माध्यम से रोती हैं कि अरे ये वो, थोड़ा एक राग बना करके वो रोती भी हैं, ठीक है। ये आप देखे हैं कि नहीं देखे, कभी रोते हुए देखिएगा। तो हालाँकि कभी ये देखने का नौबत ना आए आपको, लेकिन फिर भी कभी अगर देखेंगे तो ऐसे होता है। तो वो भी दुःख में भी एक प्रकार से अपनी अनुभूति को, अपनी अभिव्यक्ति को जागृत करना लोकगीत होता है, गा करके लेकिन, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो समाज के जो है जीवन जीवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है लोकगीत में। लोकगीत मनुष्य के स्वाभाविक भावात्मक जो स्पंदन होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। उतना वाणी के किसी रूप में नहीं होता जितना उनके हृदय से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उनके भावों का जो उद्वेग होता है, जो उनके भाव उमड़ रहे होते हैं उनके शरीर में, वही भाव गाने के माध्यम से झरझर झरझर बहने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? ये होता है मेरे भाई। भावों के उद्वेग को बाह्य प्रकटीकरण में जब लाते हैं आप, तो वो गीत के माध्यम से अगर बाहर निकले तो वही गीत लोकगीत बन जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। चले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे आप देखेंगे लोकगीत शब्द की अगर बात करें तो अंग्रेजी में लोकगीत को क्या बोलते हैं? फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग। फोक फोक सॉन्ग को आप लोगों ने सुना होगा, तो ये अंग्रेजी में बोलते हैं लोकगीत को फोक सॉन्ग बोलते हैं। फोक सॉन्ग एक प्रकार से जर्मन भाषा के बालक शब्द का मूल रूपांतरण माना जाता है। फोक का अर्थ होता है लोक, राष्ट्र, जाति, सर्वसाधारण वर्ग, ठीक है, या कोई विशेष वर्ग। तो वो होता है जो विशेष वर्ग, अब कोई वर्ग होता है वो अपने गीतों को गाता है। तो लोक गीतों की अगर बात की जाए, उसकी परिभाषा को देते हुए कुंज बिहारी दास जी कहते हैं कि लोकगीत जो होता है ये उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहमयता की अभिव्यक्ति होती है जो सुसंस्कृत सुसभ्य प्रभावों से बाहर रह करके कम या अधिक रूप से आदिम अवस्था या आदिम व्यवस्था या आदिम सिचुएशन में निवास करते हैं। यानी प्राचीनता से संबंध आप लोग गीतों का लगा सकते हैं, ठीक है। आजकल तो भाई जो है वो चल गया है, क्या बोलते हैं, हिप हॉप, क्या सॉन्ग है वो, रैप सॉन्ग, ये तेरे को मेरे को मैंने मार दिया, ये कर दिया, वो दुनिया मतलब वैसे गाते नहीं है। मैं तो उसको नहीं समझ पाता, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि उसी में एक लोग जो होंगे वो म्यूजिक बजाते रहेंगे ऐसे, उसमें बोलेगा घूम घूम बोलेगा, उसके बाद में फिर दो एक लोग गाते रहेंगे ऐसे, उसमें बोलेंगे, और फिर उसके बाद में मतलब ये एक रैप टाइप का होता नहीं, रैप। तो वो एक प्रकार से जो रैप सॉन्ग होता है, तो आप ये सब हो गया है। पहले क्या था, गांव वगैरह में अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए महिलाएं गीत गाती थी। अब महिलाएं भी गाती थी और पुरुष भी गाते थे, ठीक है, आदिम समाजों में, प्राचीन समाजों में, ठीक है, आज भी लोग गाते हैं। तो लोक साहित्य के मर्मज्ञ श्री रामनरेश त्रिपाठी जी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम गीत प्रकृति के गीत होते हैं, यानी जो विलेज के सॉन्ग होते हैं या तो वही क्या होते हैं, नेचुरल सॉन्ग होते हैं, वो प्रकृति के सॉन्ग होते हैं। इसमें अलंकार
नहीं केवल रस होता है। यानी गाँव की जो महिलाएँ गाती हैं उसमें अलंकार कम और रस का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। रस का मतलब ऐसा, जब किसी भी चीज़, रस किसे कहते हैं? रसस्यते असौ इति रसाः, मतलब जिसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों-बहनों, आपको बता दूँ कि जब आप जो है किसी भी रचना को, किसी भी जो है चीज़ को पढ़ने के बाद में, किसी कविता को सुनने से, किसी नाटक को देखने से, या किसी एक प्रकार से किसी चीज़ को पढ़ने, दिखने और उसको महसूस करने के बाद में आपके जो अंतरात्मा है, जब वो आनंद अनुभूतित हो जाती, आप अपने स्व को भूल करके, आपकी सिचुएशन उस सॉन्ग को सुनने से पहले थोड़ा रोने वाली टाइप की थी और उस सॉन्ग को आपने सुना, अब आपको एक मजा आ गया, आप हंसने लगे। तो यानी अपनी जो फीलिंग्स थी, अपने जो भाव थे आपके पहले, वो भाव जब आपके बदल जाते हैं किसी सॉन्ग को सुनने से, आपकी मनोदशा बदल जाती है। वो एक प्रकार से क्या होता है, आप उस चीज में डूब जाते हैं। तो रसस्यते असो इति रसः, तब रस की अनुभूति होती है। जब क्या होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग जब होते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है और दिल गदगद हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि रस जो होगा हमेशा मीठा ही होगा, कुछ रस कड़वे होते हैं। यानी कि एक रस होगा जिसको पढ़ने में मजा आएगा, यानी जिसको हास्य रस कहते हैं। जैसे अरे हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, शीस पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, और हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, समय यानी हंसी हंसी भजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आमई हिमाचल की उछा हमें, और कहा है रत्नाकर। ठीक है, ऐसे आगे चल करके पंक्तियां हैं कि शीस पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा। शीस पर गंगा किसके हंसती हैं? भगवान भोलेनाथ हो, भोलेनाथ जी की। ठीक है, भुजन भुजंगा, भुजन माने होता है हाथ, भुजंगा माने होता है फेटार, करिया करिया एकदम से सांप नाग, ई डोड़ाहा चीतर नाई, नाग जे फुफुआते फूंक दे तो फुफकार हो जाए देही में। ऊ भुजन भुजंगा हंसे, वो भी सर्प हंस रहे हैं। कब? हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंगा के विवाह मतलब भगवान भोलेनाथ दिगंबर को धारण, मतलब एक प्रकार उनका एक नाम दिगंबर भी है। दिगंबर तब हुए थे, अब मैं आप उसकी कहानी बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान शंकर की बारात की बात मैं कर रहा था, वहां पर एक प्रकार से कवि ने लिखा कि ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया, तो वहां पर हास्य रस होता है। लेकिन कहीं पर करुण रस आप देखते हैं। करुण रस कैसे? कि अरे शोक बिकला सब रो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, और करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तीनों रानियां, सब रानी किसके पास हैं? तीन रानी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों की अलग अलग क्वालिटी है, तीनों की अलग अलग विशेषता है। तो शोक बिकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, और करहि बिलाप अनेक प्रकार, कई प्रकार से रोती हैं। मैंने रोने के उससे पहले बताया था कि गा करके रोती कुछ महिलाएं। कुछ तो रोएंगे कि केवल आंसू गिरेंगे, कुछ रोएंगी एकदम चिल्ला चिल्ला के रोएंगी, कुछ गा करके रोएंगी। तो अपने भावों की अभिव्यक्ति जब करती महिलाएं, तो या पुरुष जो करते हैं अपने अपने से, पुरुष रोते नहीं लेकिन अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से अपने भावों को निकालने का एक तरीका। तो जब आप अपने भावों को निकालते समय आप गाने के माध्यम से निकाल देते तो वही लोकगीत हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये होगा करुण रस। यहाँ पर क्या है? दुख की बात है। क्लियर? ये होता है ऐसे। तो यही बताया मैंने। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी बड़ी अच्छी बात कहा कि ग्राम गीत प्रकृति के गीत हैं, इसमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। इसमें ग्रामीण मनुष्य के स्त्री पुरुषों के बीच के हृदय नामक आसन पर बैठ करके जब नेचर जो होता है, प्रकृति जब खुद गान करती है, तो प्रकृति के वे गान लोकगीत कहलाते हैं। मेरे भाई, क्या बताया मैंने? त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अभी लोग, फटाफट से लिखिएगा कि ग्राम गीत जो होते हैं,
ग्राम गीत जो होते हैं भैया वो क्या होते हैं? ग्राम गीत जो होते हैं वो प्रकृति के गीत होते हैं। पहली बात, इसमें अलंकार नहीं केवल रस होता है, इसमें छंद नहीं केवल लय होता है, इसमें लालित्य नहीं केवल माधुर्य होता है। ग्रामीण मनुष्य के स्त्री पुरुषों के मध्य के हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति जब गान करती है, प्रकृति के ऐसे गान को ही प्रकृति के ऐसे गान को क्या बोलते हैं? लोकगीत बोलते हैं। तो ये हो गया लोकगीत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोकगीत के महत्व को हम समझेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, अभी मैंने रखा है उसको तो और बताएंगे आपको। पांचवा प्रश्न, लोक गाथा क्या है? लोकगीत तो समझ में आ गई, अब लोक गाथा का हुए भैया यह जान लो। लोक गाथा हो, अब गाथा का हो? गाथा, लोक गाथा एक बड़ी कहानी होती है जो जीवन की एक अधिक विस्तृत विषय को अनुसरण करती है। लोक गाथा वह होती है जो किसी के बारे में लिखी गई होती है और पहले ही घटित हो चुकी होती, जैसे कि रामायण क्या है? एक लोक गाथा है। महाभारत क्या है? लोक गाथा है। ठीक है, तो ये लोक गाथा है। अच्छा, लोक कथा क्या होती है? लोक कथा के बारे में भी मैं बताऊंगा। लोक कथा और लोक गाथा में अंतर बताऊंगा। हालांकि लोक कथा जो होती है, जैसे भागवत वो लोक कथा है, पाठ वेद पुराण ये सब लोक कथाएं हैं जो किसी के द्वारा कही गई हो और जिसको श्रोता लोग सुने हो और बाद में फिर आप भी सुना रहे। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण कथा मतलब सत्यनारायण कथा की बात मैं कर लूँ। इसके अलावा जो है भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर बात करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको बता दूं कि कौन कह रहा था उसमें? पाठक जो हैं मतलब जो श्रोता हैं वो कौन है? श्रोता है राजा परीक्षित, और उसके जो है एक प्रकार से सुनाने वाले कौन हैं? वो हैं महर्षि, मतलब वो कौन है? महर्षि व्यास जी के पुत्र, उनका नाम है सुखदेव स्वामी, वो सुनाते हैं। देवी भागवत को जन्मेजय यानी कि परीक्षित के पुत्र हैं वो सुनते हैं, और सुनाते कौन हैं? सुखदेव जी के बप्पा यानी व्यास जी स्वयं सुनाते हैं। क्लियर? जिन्होंने पुराणों की रचना ही करी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो लोक गाथा जो होती ये होती है। लोक गाथा की अगर बात करें तो लोक गाथाएं जो है वो हृदय की धन होती हैं। इसमें अपने आप की माधुर्य और स्वाभाविकता आ जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोक गाथा को अंग्रेजी में बैलेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेड। बैलेड जो है एक प्रकार से जो है ठंस सत्तम शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है नाचना। ठीक है, ठंस संक या जो एक प्रकार से ठंस सत्तम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाचना। ठीक है, कृष्णदेव उपाध्याय जी कहते हैं कि लोक गाथा वह गाथा होती है या वह कथा होती है जो गीतों में कही जाती है, गा करके बताई जाती है। ठीक है, जैसे रामायण है, अब रामायण जैसे रामायण आप महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण देखेंगे तो उसमें श्लोक के माध्यम से बताया गया है। ऐसे रामचरितमानस है, उसमें गा करके बताया गया है रामचरितमानस, तो वो भी एक लोक गाथा की श्रेणी में आ सकता है। हालांकि वो उससे लोक गाथा से भी बहुत ऊपर पद पर है। ठीक है, महाकाव्य है वो, लेकिन अगर मान सकते हैं उसको तो वो भी मान सकते हैं क्योंकि वो लोक गाथाएं ही। ठीक है, लोक गाथा सच्ची घटना पर आधारित होती है। लोक गाथा में जो है अंतर कथाएं सन्निहित होती हैं, उसी में और भी कथाएं आएंगी। तो लोक गाथा गीत और कथा दोनों में कहे जाते हैं, गीतात्मक भी होते हैं कथात्मक भी होते हैं। ठीक है, एक विद्वान है श्री GL किटरेज, उन्होंने लिखा कि लोक गाथा कथात्मक गीत तथा गीतात्मक कथा होते हैं। ठीक है, यानी कि एक गीत में कही गई कथा या एक कथा में कहा गया गीत, ये होता है। ठीक है, ऐसे ही तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कहा। गुमेर ने कहा कि लोक गाथा गाने के लिए रची गई ऐसी कविता होती है जो सामग्री की दृष्टि से सर्वदा व्यक्ति शून्य हो जिसमें। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं। लोक गाथा की अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे रचयिता इसमें नहीं पता होता कि कौन है, कुछ जगहों पर पता होता है। मौखिक प्रवृत्ति होती, लोग गा करके इस चीज को बताते हैं। जैसे आल्हा उदल में आल्हा जो है, आल्हा उदल और मलखान, इन सभी के बारे में गाया जाता है। तो ये सब एक प्रकार से एक लोक गाथा है। ठीक है, ये से क्या है कि रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, और हाथ पटक दे भुइमा जो तो नौ मन माटी ले उठाए, यक्का मारे दो गिर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए, इस तरीके से। ठीक है, कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह लिए करवाए, धय दो डोला समर के तमा जे जीते ते लिए उठाए। तो ये सब आल्हा गाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो सब चीजें गाने के जो तौर तरीके हैं, ये सब एक प्रकार से अपने अपने हिसाब से तो लोक गाथा वही होती है। अब लोक गाथा आपके समझ में आ गई होगी कि लोक गाथा बेसिकली होती क्या है। इसके बाद में आगे देखेंगे, छठा प्रश्न है लोक नाट्य। कहो भैया,
लोक गाथा, लोक कथा, लोकगीत, लोकनाट सब आए पेपर में और सब पढ़े पड़ी और सब में बहुत थोड़े थोड़े अंतर है, बहुत सहज है। मजा आइए का पढ़ता आपका, मतलब मजा तो होते हुए खैर हम इंटरेस्ट बनाने के लिए जो है आपके लिए रिसर्च करी थे। धीरे धीरे परेशान ना हो, बहुत ही बेहतर तरीके से और पढ़ाई हुए वाली अब की बार तहलका मचे वाला है। बस आप देखो 10-12 दिन के बाद में और कौन मेरे क्लास आपके हुए वो आप सोचबो तो एक एक प्रकार से आपके लिए क्या है, एक एक प्रकार से व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही आपकी व्यवस्था जब डन की जाएगी उसके बाद में आप जब क्लास लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए भगवान अगर सारी बातें हमारे फेवर में रहती तो सारी चीज़ें व्यवस्थित मैं करूंगा जल्दी। चलिए लोक नाट्य क्या है। लोक नाट्य की अगर बात की तो लोक और नाटक दो शब्दों से मिलकर के बना है लोक नाट्य। यानी जब कोई कृति नाट्य के रूप में कथावृत्ति को प्रस्तुत करती हो तो उसको नाटक कहते हैं। परंतु जब जन समूह या लोक द्वारा या पब्लिक के द्वारा अपनाई गई कोई कृति नाट्य में प्रस्तुत की जाती है तो वो लोक नाट्य कहलाती है। यानी जो पब्लिक में कोई कथा मतलब कि कोई गाथा है, कोई कविता है, कोई कहानी है जो पहले से लिखी गई है जिसका लेखक का आता पता नहीं, जब उसको एक प्रकार से मंचन किया जाता है वही लोक नाट्य बन जाता है। समझ में आ रही चीजें क्लियर। लोक नाट्य की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि वह नाटक लोक नाटक होता है जो लोक स्वभाव से उत्पन्न होता है, जो लोक चित्त में रमता है, जो लोक धर्म के निर्वाह के साथ लोक सिद्धि प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि लोभ धर्मी रूढ़ियों की अद्भुत प्रतीकात्मक मूर्तियों का वह नाट्य रूप है जो अपने क्षेत्र के लोकमानस को आह्लादित करता है, उल्लासित करता है, अनुप्राणित करता है और उसके बारे में बताता है जो चीज़ें हुई हैं। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि लोक नाटक सामूहिकता और मोटिवेशन यानी प्रेरणाओं के कारण निर्मित होने वाले लोक नाटकों, लोक विश्वासों और लोक कलाकारों के अनुसार एकजुट होते हैं और लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो लोक नाट्य वो होता है, कुल मिलाकर के नाट्य को अभिनय कहते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में आप देखेंगे लोक नाट्य जो है ये काफी प्राचीन काल से रहा है। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लोक नाट्य ये होता है। लोक नाट्य आप समझ रहे होंगे लोक नाट्यों के बारे में। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से नाट्य उपकरणों और अभिनेताओं की विशेषताओं का निरूपण किया गया है। अभिनेताओं को एक प्रकार से कुशीलों के नाम से अभिहित किया गया है वाल्मीकि रामायण में। और आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण के बाद में और भी जगहों पर नाटक के बारे में बताया गया। तो लोक नाट्य वो होते हैं। 7वां प्रश्न है अवधि के विभिन्न क्षेत्र बताइए। अवधि जो बोली है, अवधि बोली पूर्वी हिंदी की एक बोली है। मैं आपको बता दूं पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, अवधि है। अवधि की अगर बात की पूर्वी हिंदी की एक ही बोली नहीं, पूर्वी हिंदी देखे हिंदी जो बनी है अपनी ये भाषाओं का समूह है, बोलियों का समूह है। हिंदी हिंदी 5 उपभाषाओं से मिलकर के बनी, जिसमें पहली है आपकी पूर्वी हिंदी, दूसरी है आपकी पश्चिमी हिंदी, तीसरी है आपकी बिहारी हिंदी, चौथी है आपकी राजस्थानी हिंदी और पांचवी है आपकी पहाड़ी हिंदी। इस तरीके से 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। इन्हीं उपभाषाओं की अपनी अपनी बोलियां हैं। जैसे पूर्वी हिंदी की अगर बात की जाए तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? पहली हो गई अवधी, दूसरी होगी बघेली, तीसरी होगी छत्तीसगढ़ी। ऐसे बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मगही पहली, दूसरी भोजपुरी और तीसरी एक प्रकार से मैथिली। तो इस तरीके से ऐसे ही आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। जैसे बांगरू हो गई, ब्रज हो गई, ठीक है, खड़ी बोली हो गई, कौरबी हो गई, ठीक है, कौरबी को ही एक प्रकार से खड़ी बोली बोलते हैं, हरियाणवी हो गई। ये सब आपकी एक प्रकार से कैसी बोलियां हैं? ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी में आप देखें मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी ये सब आ जाती हैं ऐसे पहाड़ी हिंदी में। ठीक है। तो ये हो गई आपकी ये एक प्रकार से भाषाओं के बारे में मैंने बता रहा था। तो अवधि के विभिन्न क्षेत्र की अगर बात की, अवधि मतलब कि कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो अवधि बोली की अगर बात की है तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। आपको बता दूं कि अवधि जो है ये एक प्रकार से अलग अलग जगहों पर बोली जाती है। जैसे कि अगर बताऊं तो अवधि बोली में जैसे अपना गोंडा जिला जाता है। ठीक है। अवधि में आप देखेंगे अवध प्रांत का जितना भी एरिया है वहाँ पर अवध प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे जैसे गोंडा हो गया, इसके अलावा लखीमपुर खीरी हो गया, बाराबंकी है, लखनऊ है, उन्नाव है, सीतापुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी आप देखेंगे मतलब कि अवधि कहीं कहीं पर मतलब कुछ लोग मतलब मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आप देखेंगे अवधि के कुछ जो है क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अवधि वहाँ पर भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में थोड़े बहुत इलाके में बोले जाते हैं। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे अवध प्रदेश की वजह से ही इसको अवधि कहा गया।
और इसको कोसली भी कहा जाता है, इसको बैसवाड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है, पूर्वी बैसवाड़ी कहते हैं। ठीक है, कई नाम इसको बोला जाता है। फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों के कुछ भागों में भी अवधी बोली जाती है। फैजाबाद मतलब पूरा अयोध्या में तो बोली ही जाती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं अवधी के भी 3 स्थानीय रूप होते हैं, एक तो लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर और पश्चिमी अवधी में जो बोली जाती है एक टाइप की अवधी। दूसरे में बाराबंकी, बहराइच और रायबरेली और जो केंद्रीय अवधी होती है वो बोली जाती है। फिर तीसरी अवधि होती है फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर की जो पूर्वी अवधि है वो। ठीक है, इस तरीके से ये अवधि को एक प्रकार से ये बताते हैं। तो अवधि ये एक प्रकार से इतने क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर अवधि बोली जाती है। 8वां क्वेश्चन से भोजपुरी लोकगीतों का नाम लिखिए। भोजपुरी लोकगीतों के नाम की बात आपसे करिए, यानी भोजपुरी में लोकगीत कौन कौन से होते हैं। तो भोजपुरी की अगर बात की जाए, भोजपुरी जो है ये पश्चिमी मतलब कि ये एक प्रकार से बिहारी हिंदी की 3 बोलियों में से एक है भोजपुरी। एक अवधि मतलब एक भोजपुरी में 3 बोलियाँ को मतलब कि बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ कौन कौन सी, पहली भोजपुरी, दूसरी मगही और तीसरी मैथिली। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियाँ हैं। और मैथिल कोकिल किसको कहते हैं, विद्यापति को। विद्यापति, ध्यान रखिएगा। तो भोजपुरी की अगर बात की तो भोजपुरी जो है इसके कई लोकगीत हैं भोजपुरी में। भोजपुरी में कई सारे गायक आज आप देखेंगे वर्तमान में हैं। भोजपुरी के लोकगीतों की अगर बात की तो 4 भागों में आप बांट सकते हैं भोजपुरी के लोकगीतों को। पहला होता है लोकगीत। ठीक है, भोजपुरी के साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं। एक होता है लोकगीत, एक है लोक गाथा, एक होती है लोक कथा और एक होती है प्राकीर्ण साहित्य। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है लोकगीत, यानी पहला। तो लोकगीत के बारे में अगर मैं बताऊं, लोकगीतों के नाम, जैसे लोकगीतों में आप देखेंगे एक तो प्रथम संस्कार संबंधी गीत होते हैं और एक एक प्रकार से द्वितीय संबंधी या द्वितीय ऋतु संबंधी गीत होते हैं। देवी देवताओं के गीत होते हैं कुछ, यही सब आपके होते हैं। जैसे कि पहला होता है आपका सोहर। सोहर कब गाया जाता है, जब पुत्र जन्म होता है उसके अवसर पर सोहर गाया जाता है। ठीक है, जुग जुग जिया सुललनमा, भवनमा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ऐसे गाना है। ठीक है, तो ये हो गया सोहर। दूसरा होता है जो है खेवलना। खेवलना की अगर बात की जाए तो खेवलना पुत्र जन्म के बाद में इसको गाया जाता है खेवलना को। इसके बाद में जब लड़का एक प्रकार से खेलने वाले लायक हो जाता है उस टाइप का एक प्रकार से होता है खेवलना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है जनेऊ का गीत। जनेऊ का मतलब होता है यज्ञोपवीत के समय में जो एक प्रकार से गाया जाता है। यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है, जनेऊ। जब बच्चे का जनेऊ होता है 8 साल पर ब्राह्मण के यहाँ, 10 साल पर क्षत्रिय, 12 साल पर वैश्य। ठीक है, जनेऊ पहन लेते हैं। जनेऊ क्या होता है, यज्ञोपवीत हो जाए, जो कि आपको पवित्र करता है, आपको धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का अधिकार देता है। तो जो व्यक्ति जनेऊ नहीं पहनते हैं उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनेऊ क्या होता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है उसको पहनने से व्यक्ति पवित्र माना जाता है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या समरेत पुंडरीकाक्षम सा वाह अभ्यंतरा शुचि, बाहर से अंदर से पवित्र होता है। पुंडरीकाक्ष भगवान उसको पवित्र करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो जनेऊ का गीत अगर बात करें तो जनेऊ के गीत गाते समय आप देखेंगे यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार के गीत ये सब गाए जाते हैं। इसके अलावा चौथा है विवाह के गीत। विवाह में आप देखते हैं तमाम प्रकार के गीत महिलाएं गाती, वो सब भी आते हैं। इसके अलावा विवाह में परिहास के गीत कुछ होते हैं, जैसे कि हास परिहास, हंसी मजाक के कुछ गीत होते हैं। कुछ परिहास के यानी जिसमें महिलाएं गाली देती हैं, जैसे आप बासी खाने बैठते हैं तो गाली देती हैं महिलाएं। ठीक है, कि तमाम प्रकार की गालियां महिलाएं अपने अपने हिसाब से देती, तो उसको परिहास बोलते हैं। हास का मतलब हंसने के लिए, परिहास का मतलब मौज लेने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है क्या गाना था, अब गाती हैं महिलाएं कभी कभी, खिसियाए गए दुल्हे खाने लगी। ठीक है, इसे जब गाती हैं जब खाने लगते हैं, दूल्हा रूठ जाता है बासी में जब बैठता है खाने, तो ये सब होता है। ये सब बिहार भोजपुरी के लोक गीत हैं। हालांकि अवधि भोजपुरी सब जगह दूल्हा रिसाने का जो है एक प्रकार से प्रचलन है। इसके अलावा गौना एक गीत होता है। गौना जो होता है द्विरागमन, यानी कि जब गौना होता है महिलाएं फिर दोबारा आती हैं घर में, मतलब गौन आता है तो उसके समय में गाया जाता है। ठीक है, छठी माता का गीत आप देखते हैं तमाम प्रकार के। कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो सूर्य षष्ठी होती है उसी दिन व्रत होता है महिलाओं का, उस दिन गीत गाया जाता है छठी का। इसके अलावा शीतला माता के गीत होते हैं चेचक निकलने पर। जब चेचक मतलब समझ रहे, चेचक जो बड़ी माता छोटी माता होती हैं जब वो निकलती हैं माता रानी, तो उसी को वैज्ञानिक लोग चेचक कहते हैं और गांव वाले उसको शीतला माता बोलते हैं। तो शीतला माता नीम की पत्ती को, नीम को शीतला माता बोला जाता है। उसी शीतला माता के नाम पर नीम को जल चढ़ाती हैं भारतीय महिलाएं। ठीक है,
तो उनकी पूजा करती हैं। उसी नीम के पत्ती से माली आता है, वो सब करके पूजा होता है, महिलाएं गीत गाती हैं और चेचक जो होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, माता को प्रसन्न किया जाता है और चेचक में एक प्रकार से बाद में आराम मिलता है। ठीक है, गाँव वगैरह में ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है चेचक में। क्लियर? तो वो गीत उस समय गाती महिलाएं। और इसके अलावा 9वां होता है आपका बहुरा। बहुरा जो होता है ये भादो महीने में भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो डेट होती है, तिथि होती है, उसको बहुत महिलाएं जो है व्रत करती हैं, उस समय गाती हैं बहुरा गीत। इसके अलावा एक गोधन गीत होता है। गोधन गीत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा यानी परिवा होती है, उस दिन गोधन व्रत मनाया जाता है और गोवर्धन पर्वत की पूजा से संबंधित गीत होते हैं, वो सब गाए जाते हैं। इसके अलावा पिड़िया गीत होता है। पिड़िया गोधन व्रत के दिन कुंवारी कन्याएं जो होती हैं भाई की मंगल कामना के लिए गीत गाती हैं, वो होता है पिड़िया। इसके अलावा 12 मासा गाती हैं। बिरह गीत होता है 12 मासा बेसिकली। 12 मासा आप लोग पढ़े होंगे, नागमती का वियोग वर्णन, वो भी 12 मासा है, मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं। ठीक है, नागमती चितौर पथोरा, ऐसे तमाम प्रकार के। सुआ काल होय लेगा पीऊ। ठीक है, नागमती रोती हैं कि हाड़ मास मम देह में, मतलब कि एक प्रकार से कहते हैं कि हाड़ मास होए रहे शरीरा, कि मेरा खून सारा का सारा सूख गया है। ठीक है, और मेरा शरीर जो है हाड़ मास का हो गया है, बिरह में जलते जलते ऐसा हो गया है कि मेरी हड्डी हड्डी ही बची है, सारा जो मांस है जो खून है वो सूख चुका है जल करके। किसके जल से? बिरह की अग्नि में भस्म हो चुकी हूँ मैं। इस तरीके का होता है बिरह गीत। ठीक है, बिरह गीत एक प्रकार से सावन के गीत में, चौमासे के गीत हैं, झूले के गीत, ये सब 12 मासा में आ जाते हैं। चैता होता है एक। चैता की अगर बात की जाए, जैसे मान लेते हैं 12 मासा में कैसे महिलाएं, जैसे मान लेते हैं जिसका पति प्रदेश में है, झूला झूल रही अकेले बैठ करके सावन में, तो झूला झूलते झूलते क्या करेंगी, वो वही सब गाएंगी कि भाई जो है कहत कत परदेसी की बात, कि कोई परदेसी की बात बता दे। अब तो फोन हो गया है, नहीं पहले फोन नहीं होता था, तो चाटू सखी इकट्ठा हुत रही, झूलब बैठत रही। ठीक है, दो लोग प्योंगा मारत रहे, तो वही गावत बजावत रहे, मतलब अपन उसे झूले बैठ करके आराम से गाना वाना गाती थी सब लोग। ठीक है, तो उसको ऐसे ऐसे अभी होली थी, फगुआ उगुआ चल रहा था उस समय, डेढ़ताल चौताल गाया जा रहा था। ठीक है, ऐसे ही जब जो है वो आता, तो अलग अलग सीजन में, अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग महीनों में अलग अलग गीत के प्रावधान होते हैं देहातों में। ठीक है, हर जगह पर महिलाएं गाती, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे चैता होता है, बसंत के आगमन के साथ पुरुषों के द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है उसको चैता कहते हैं। ठीक है, इसको इसको घाटो भी कहते हैं कहीं कहीं पर। कजली, कजली गीत वर्षा में गाया जाता है। कजरी कब गाते हैं? ठीक है, कजरी कब गाते हैं? जब झूले पर महिलाएं बैठती हैं तो कजरी गाती हैं वो। ठीक है, फगुआ होलिका पर भी गाया गया वो। ऐसे नाग पंचमी का गीत होता है, नाग पूजा से संबंधित होता है। ठीक है, ठीक है, वर्षा के गीत में ही सम्मिलित कर लेते हैं उसको। इसके अलावा जंतसार हो गया, ग्राम बधुओं द्वारा जब चक्की चलाती हैं। जंतसार, जंतसार का मतलब समझते हैं, जब पहले ये चक्की वक्की आटे की नहीं होती थी, तो महिलाएं जब उनकी शादी होती थी, जब पहली बार वो जांता पकड़ती थी, ठीक है, तो उस समय जो है एक प्रकार से महिलाएं गाती थी, पहली बार ही पकड़ती तब भी गाती थी। और सुबह 4 बजे पहले महिलाएं उठती थी, और 4 बजे उठने के बाद में क्या करती थी, आधे घंटे में अपना जो है जो है काम वाम किया, फ्रेश व्रेश हुई, उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में नहा धो करके बढ़िया से आती थी, अपना जाती जो एक प्रकार जांता होता था, जांता पे बैठती थी, पत्थर का होता था, अभी हमारे घर में था, पुराने वाले घर में है, तो जांता जो होता था उसको चलाती थी। तो उस समय गांव की सभी महिलाएं, सभी संयुक्त परिवार होता था, बड़ा परिवार होता था, सभी लोग बैठ करके उसी से गेहूं को पीसती थी, तो उससे आटा निकलता था, तो उस आटे से फिर सुबह का भोजन बनता था, मेहनत करती थी। ठीक है, और उससे उनकी जो फिटनेस थी वो ठीक ठाक रहती थी। आज पार्क में जो महिलाएं घूमती हैं इधर उधर, वो घूमने की जरूरत उन महिलाओं को नहीं पड़ती थी जब वो ज़्यादा चलाती थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अब चूंकि सिस्टम बदल चुका है, तो अब भाई अब आप दूसरे तरीके से अपना शरीर को फिटनेस करेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, घूमेंगे, जिम करेंगे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, जिम वही हो जाता था उनका, तो उसी में एक प्रकार से गाना गाती थी। ठीक है, तो उसको कहीं कहीं पर आप देखते हैं उसको जंतसार बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बिरहा होता है। बिरहा बेसिकली जो अहिर जाति के लोग होते हैं वो बिरहा गाते हैं। ठीक है, बिरहा एक जातीय गीत है, वीर और श्रृंगार से ओतप्रोत होता है बिरहा। ठीक है, बिरहा एक प्रकार से खूब गाते हैं। और झूमर ऐसे होता है, एक फुटकर गीत होता है झूमर, जो नवयुवतियाँ होती हैं वो एक प्रकार से गाती हैं, जो नई नई शादी होती है तो वो झूमर गीत गाती है। आप उसमें झूमर घूमर घूमर एक गाना है, तो उसी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, एक सोहनी गीत होता है, जब आप जो है खेतों में हानिकारक पौधे और कीड़ों को जो आप निकालते हैं उसको सोहनी गीत कहते हैं। सोहनी मतलब होता है जब आप निराते हैं कुछ, निराना मतलब समझते हैं, जब धान का बोया जाता है धान, तो धान के बीच में क्या होता है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे खर जाम आते हैं उसमें। खर का मतलब समझते हैं, घास फूस जाम आते हैं जो निरर्थक होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, तो उन्हीं को निराने में खुरपा लेकर के उसको ऐसे बढ़िया निराया जाता है। हम खूब निरायन है धान,
अभी धान वान तो अब नहीं बोया जा, लेकिन अगले साल बोया करा तो धान निरायन है। धान निराने में क्या होता है, अब तो हम लोग तो नहीं जानते गाना वाना गाने का, लेकिन जो महिलाएं गाती बिहार बिहार में वो अभी भी गाती हैं। जब वो 10-12 महिलाएं बैठती हैं अपना धान निराती हैं, तो गाने से क्या होता है इनका माइंड थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो गाती है। ऐसे सोहनी का गीत उसको बोलते हैं, भजन होता है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के गीत होते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब निश्चित तौर पर भोजपुरी के लोक गीतों के बारे में आप जान लीजिए। दीर्घ उत्तरीय हुए प्रश्न आपसे अगर ये पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला 9वां नंबर प्रश्न है, अवधि लोकगीत की विशेषताएं बताएं। अवधि लोकगीत की विशेषताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अवधि लोकगीत की क्या विशेषताएं भाई? अवधि लोकगीत की विशेषता की अगर बात करें, पहली विशेषता लिखेंगे। अवधि की अगर बात करें तो अवधि की 3 विशेषताएं हैं मुख्य। पहली बात, इसमें गीतों में राम की महत्ता, यानी कि लोक गीतों में राम के वर्णन बहुत ज़्यादा किए गए हैं, और बहुत अच्छा बात है कि भगवान राम के बारे में ऐसी बात बताई गई, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में जो गीत गाया जाता है अवधि में। बेसिकली आप हर एक अवधि के गीतों में भगवान राम के बारे में आप सुनेंगे। दूसरी बात, प्राकृतिक जीवन के साथ गहरा जुड़ाव रहता है, ठीक है, अवधि में। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, लोकगीतों में सामान्य जीवन में से साधारणीकरण होता है, सामान्य जीवन के बारे में आप जान पाते हैं, ठीक है। तो अवधि की जो गाथाएं या अवधि के जो लोकगीत होते हैं, यह लोकगीत मतलब कि भावना के स्टार पर मनुष्य से जोड़ते हैं, भावना के स्टार को मनुष्य से जोड़ते हैं। इन गीतों में जन्म से लेकर के मृत्यु तक तमाम प्रकार के संस्कार में गाए जाते हैं। आप सुख पड़ा तो भी, दुख पड़ा, सगुन अपसगुन, लोक विश्वास, धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसे तमाम प्रकार के फंक्शंस में ऐसे गीत गाए जाते हैं, ठीक है। पुत्र जन्म पर, मुंडन संस्कार पर अवधि में गीत गाए जाते हैं। सोहर भी अवधि में ही गाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सहाना, कर्मठ गीत, गौना, ऐसे तमाम प्रकार के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। ऋतुओं में आप देखें, 12 मासा गीत हो गया, फगुआ हो गया, डेढ़ताल हो गया, चौताल हो गया, चैता बोलते, चैता, चौमासा, कजरी, डेढ़ला, ठीक है, फगुआ, चहका, ये सब अवधि के एक प्रकार से लोकगीत होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? फटाफट से आप बताएंगे। भाषा और बोली में क्या अंतर है, बताएं। भाषा और बोली बताएं फटाफट से। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर एक प्रकार से भाषा और बोली में नहीं होता है, बहुत ही एक प्रकार से माइनर अंतर है भाषा और बोली में। देखिए, भाषा की अगर बात की है, पहला अंतर आप लिखेंगे। पहला अंतर, भाषा का क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है, व्यापक होता है, और बोली जो होती है उसका दायरा सीमित होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, भाषा व्यवहार विस्तृत क्षेत्र में होता है, मतलब कि भाषा का व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। बोली का सीमित सीमित क्षेत्र में होता है, एक स्थान पर जो एक प्रकार से बोली जाने वाली बोली होती है वही बोली होती है, ठीक है। इसके अलावा बोलियां जो होती हैं वही समय के साथ साथ भाषाएं बन जाती हैं, ठीक है। बोलियां क्या बनती हैं? देखिए, बोलियां जो होती हैं वो भाषा का रूप कब धारण कर, पहले बोलियां उपभाषा बनेंगी, उपभाषा से बोली एक प्रकार से क्या होंगी, एक प्रकार से भाषा बनेंगी। तो इसके अलावा नहीं, बोली एक इकाई के रूप में काम करती। तीसरी चौथी बात, बोलियां ही मतलब कि किसी भी बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है। इसके अलावा जो है बोलियों के मिलने से भाषा बनती है, बोलियों के मिलने से, और भाषा के विघटन से बोलियां बनती है। अगर भाषा टूट जाती है, भाषा का स्तर गिर जाता है तो बोली बन जाएगी, लेकिन अगर बोली का स्तर ऊंचा उठेगा तो वो भाषा बन जाएगी। इसके अलावा अगली विशेषता, मतलब अगला अंतर, कई बोलियों का सामूहिक नाम भाषा होता है, किंतु बोली भाषाओं का सामूहिक नाम नहीं होता है, ठीक है। कई बोलियों का सामूहिक नाम भाषा होता है, ठीक है। जैसे आप हिंदी भाषा में पश्चिमी आप देखेंगे, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी है, ये एक उपभाषा है। ऐसे से 5 उपभाषाएं मिलकर के हिंदी का निर्माण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य रचना, इन सभी के लिए किया जाता है, जबकि बोली का एक प्रकार से प्रयोग आप दैनिक जीवन में आप करते, दैनिक व्यवहार के लिए करते हैं। तो ये हो गया भाषा और बोली में अंतर। कोई 4 या 5 प्रश्न करने आपको खंड बा के 150 या 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आज आपका आ चुका, लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, लोकोक्तियों और मुहावरों में क्या अंतर होता है, बताएं। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है? बढ़िया प्रश्न है। लोकोक्ति और मुहावरा, लोकोक्ति और मुहावरे की अगर बात की जाए तो हिंदी में कहावतें और मुहावरों के संग्रह जो प्रकाशित हुए हैं उनमें प्रायः लोकोक्तियों और मुहावरों का खिचड़ी रूप पाया गया है। यदि सही मायने में विचार करें तो लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो हैं इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। वैसे आप लोग जानते हैं लोकोक्ति और मुहावरा दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन मुहावरा जो होता है ये वाक्य अंश या वाक्य का एक खंड होता है, यानी वाक्य का एक अंश या वाक्य का एक खंड होता है मुहावरा आपका। जबकि जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो एक स्वतंत्र संपूर्ण सूत्र वाक्य होता है, पूरा का पूरा एक वाक्य होता है।
कहावतों में एक सत्य स्वतंत्र संपूर्ण विचार अभिव्यक्ति होती है, जबकि मुहावरों में ऐसा नहीं होता है। मुहावरा एक छोटी सी पार्ट, छोटा सा एक प्रकार से एक कथानक होता है। ठीक है, मुहावरा जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मुहावरा में जैसे आग से खेलना। अब आग से खेलना, किस प्रकार की आग की बात हो रही है? अब आग से कोई खेलता है? नहीं खेलता है। आग से खेलना ये एक वाक्य का एक छोटा सा अंग है, वाक्य का अंश है, वाक्यांश है, वाक्य का एक पुट है, पूरा का पूरा वाक्य नहीं है। तो वाक्य का अंश का मतलब होता है मुहावरा। आग से खेलना, तलवार की धार पर चलना, गुस्सा पीना, आंख में धूल झोंकना, सिर पर चढ़ना, ये सब एक प्रकार से मुहावरे होते हैं। लोकोक्ति की अगर बात की, लोक उक्ति, ठीक है, अपने आप में एक संपूर्ण स्वतंत्र वाक्य होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं, लोकोक्तियां एक प्रकार से बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, लोकोक्तियां जो होती हैं एक प्रकार से उनका अपना पूरा वाक्य होता है। ठीक है, लोक धन उक्ति, यानी लोक में प्रचलित जो कथन है, उक्ति है, उसी को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है। लोकोक्ति को एक प्रकार से अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोकोक्ति और मुहावरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स, मतलब प्रोवर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पहेली होती है, पहेली दूसरी होती है। जैसे अमीर खुसरो की कई सारी पहेलियां हैं। पहेली में एक प्रश्न छुपा हुआ होता है, जैसे कि सात चराई रात सात रंग और डारे बैठिन को एक रंग। सात चराई सात रंग और डारे बैठिन तो एक रंग। ये पहेली का मतलब क्या है? इंद्रधनुष, सात चराई सात रंग इसमें होते हैं, सात धारी होती हैं। तो इस तरीके से पहेलियां एक क्वेश्चन करती हैं। ठीक है, जबकि लोकोक्ति क्या है? जैसे अटका बनिया देत उधार, अटका बनिया देत उधार, ये लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? मजबूरी में दबना ही पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही लोकोक्ति का एक प्रकार जैसे कि दे पानी में आग दमालो दूर खड़ी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि क्लेश का बीच बेकार तमाशा देखना। ठीक है, कोई कल झगड़ा हो रहा है तो आप बीच में तमाशा देख रहे हैं, तो ये सब लोकोक्ति है। जैसे गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, ठीक है, नाच ना जाना आंगन टेढ़ा। ऐसे तमाम प्रकार की लोकोक्तियां होती हैं। लोकोक्तियां पूरा अर्थ अपने में समाहित करे होती हैं, जबकि मुहावरे जो होते हैं वो उतना ज़्यादा एक प्रकार से मतलब वाक्य के एक अंश होते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया। कुल मिलाकर के मुहावरे में कार्य व्यापार होता है, जबकि कहावत में कोई अनुभूति जन कथन या नैतिक वाक्य समाविष्ट होता है। ठीक है, लोकोक्ति अनेक देश की भाषाओं में मौलिक भाव लिए हुए रहती है, मुहावरों के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ये सब कई अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुहावरे का अंत अधिकार मतलब अधिकतर क्रिया से होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। मुहावरे शब्द शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे लक्षणा विधा और व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। उसमें व्यंजना और लक्षणा का खूब प्रयोग होता है मुहावरे में, जबकि लोकोक्तियां अलंकार शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये कई अंतर हो गए। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, लोकमंच का स्वरूप और मौलिकता बताइए। लोकमंच का स्वरूप और मौलिकता बताइए। लोकमंच के स्वरूप की अगर बात की जाए तो लोक नाट्य की भांति लोक मंच की परंपरा भी भारतीय लोक जीवन में अत्यंत प्राचीन रही है। लोक नाटकों को एक प्रकार से अभिनय के माध्यम से मंचन करना, यानी जो चीज़ें आप लिखी हैं उन चीज़ों को आप अभिनय करके बताएं उसको। एक जैसे एक मूवी आप देखते तो मूवी में अभिनय होता है, मंचन होता है। तो पहले कोई कथा होती थी तो उसको लोग समझ नहीं पाते थे, लोग पढ़ते नहीं थे किताब उताब ज़्यादा। तो गली पर नुक्कड़ पर तमाम नाटक होते थे, तो उसी का मंचन करना, मतलब कि जो एक प्रकार से किरदार निभाना। ठीक है, नाट्य लेखन अथवा निर्माण के समानांतर उसका मंचन या अभिनय एक प्रकार से करना उचित हो गया। और यही कारण है कि लोक मंच का अस्तित्व प्राचीन काल से ही अब तक चलता आ रहा है और लगातार चलता आ रहा है। भरत मुनि से लेकर के आधुनिक युग में जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, श्रीमती ग्रीस रस्तोगी, ऐसे तमाम प्रकार की लेखिकाएं हुई जिन्होंने मंचन को लेकर के तमाम प्रकार के नाटक लिखे हैं, जो कि मंचनीयता की दृष्टि से बड़े जबरदस्त हैं। हालांकि जयशंकर प्रसाद के नाटक को आप मंचसीन करने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं चूंकि उन्होंने, तो मारधाड़ कैसे आप मंच पर करवा पाएंगे। ठीक है, नौटंकी आप देखें, नौटंकी एक मंचन का एक तरीका है। नौटंकी में पाठ बांधते हैं राजा महाराजा का, जब लास्ट में होता है। नौटंकी में पहले कुछ जो है महिलाएं डांस मतलब कि नाच करती हैं, नृत्य करती हैं। फिर उसके बाद में नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं। तो इसमें क्या होता है, पहले महिलाएं डांस करेंगी, अब पुरुष लोग जो है महिला बनेंगे। इसमें खास करके पुरुष लोग जो होते हैं स्त्रियों के कपड़े पहनेंगे और एकदम से मेकअप पिसान जैसा पोत करके आ जाएंगे, डांस वांस करेंगे। ठीक है, नगाड़ा बजेगा। नगाड़ा नौटंकी का सबसे बड़ा धड़ 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 ऐसे से बोलता है। ठीक है, तो नगाड़ा जो होता है वो नौटंकी का एक प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र होता है।
तो ये एक प्रकार से ऐसे ये सब लोकमंच के तरीके होते हैं। लोकमंच जैसा कि आपको बता दूँ कि लोकमंच का रंग विधान एक प्रकार से शिष्ट जनों के रंगमंच के विपरीत अत्यंत सरल होता है, सीधा-साधा होता है। एक खुला रंगमंच होता है, जैसे पिक्चर में खूब दिखाते हैं बढ़ा-चढ़ा करके, ऐसा नहीं होता है। एक रियल होगा, उसमें लगेगा कि भाई तुमने कपड़ा जो पहना है, जो मंडप बना है, जो मंच है, वो एक प्रकार से खुले आकाश के नीचे बना रहता है। अभिनय जो करने वाला है, वो एक चबूतरे में वो घेरा बना लेता है, उसी में रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कभी नाच वगैरह में तो ऐसे बनता है, एक मंडप होता है। तो ऐसे आप किसी पेड़ के नीचे, मंदिर के चबूतरे में, किसी टीले पर लोक नाटक का आप मंचन कर सकते हैं। किसी गली में, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, ऐसे आप तमाम प्रकार के नाटक कर सकते हैं। तो ये होता है नाटक, ठीक है? यही होता है एक प्रकार से इसका स्वरूप और इसकी मौलिकता, ठीक है? नाटक में भाषा, संवाद, कथानक, पात्र, चरित्र, चित्रण और श्रृंगार सज्जा ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे काजल लगाना, कोयला, खड़िया मिट्टी, सिंदूर, कुछ ये सब साधारण वस्त्र कुछ पहनते हैं, श्रृंगार सज्जा खूब करते हैं, तो ये होता है उसमें खूब ज़्यादा। चरित्र चित्रण में जैसे कि आप देखेंगे किसका किरदार किसको निभाना है। पात्र में आप देखेंगे तमाम प्रकार के स्त्री पुरुष पात्र रहेंगे। कथानक एक होगा, एक कहानी होगी, धार्मिक कहानी हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, उसी कहानी का मंचन करेंगे। संवाद होगा यानी कि डायलॉग होंगे कुछ, ठीक है? डायलॉग को एक प्रकार से लोग बोलेंगे, जैसे डायलॉग का मतलब समझते हैं ना? जैसे क्या, "कातिया मैं तुझे मारूँगा और ज़रूर मारूँगा।" ये क्या होता है? ऐसे वो बोलते हैं राजकुमार, राजकुमार का डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजकुमार हीरो को अगर आप नहीं जानते, बहुत पुरान मतलब बहुत प्राचीन हीरो हैं। मतलब प्राचीन का मतलब ये नहीं कि बहुत पुरान, मतलब कि इन लोगों का जो आजकल की मूवी है उसमें नहीं, बहुत पहले जब मूवी आती थी उनकी, हम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पिता-जी देखा करते थे। जानी, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। वक़्त भी हमारा होगा, गोली भी हमारी होगी और बंदूक भी हमारा होगा। ऐसे बोलते हैं। ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से। तो ये क्या है? ये एक डायलॉग डिलीवरी होती है, ठीक है? एक डायलॉग बोलेगा हीरो, एक दूसरा हीरोइन बोलेगी, फिर एक गुंडा आ जाएगा बीच में, वो डायलॉग बोलेगा। तो ये सब एक प्रकार से ये सब शामिल होते हैं। भाषा होती कुछ, किस भाषा में मंचन हो रहा है वो। ये सब उसके स्वरूप और उसकी मौलिकता को डिफाइन करते हैं। तीसरा प्रश्न, लोक कथा और लोक गाथा में क्या अंतर होता है? मैंने आपको बता ही दिया था। हालाँकि एक बार फिर से समझ लीजिए, लोक कथा और लोक गाथा में क्या अंतर है? पहला अंतर, लोक कथा धार्मिक, तात्विक नीति से रिलेटेड होती है, जो कि जीवन के अनुभवों और जनता के संबंधों से जुड़ी हुई होती है। जबकि लोक कथा की अगर बात करें, मतलब लोक कथा जो होती है ऐसी होती है। लोक गाथा की अगर बात करें तो लोक गाथा एक बड़ी कहानी होती है, जो जीवन की एक अधिक विस्तृत विसरण को मतलब विषय को अनुसरण करती है। दूसरा अंतर, लोक कथा जो होती है, जो कही जाए और श्रोता सुने, जैसे भागवत कथा, पाठ, वेद पुराण, ये सब जब आप कहते हैं तो कोई सुनने वाला होता है। तो लोक कथा वह होती है जो कही जाए और श्रोता उसको सुने, तो वो लोक कथा है। लोक गाथा की अगर बात करें तो लोक गाथा वह है जो किसी के बारे में लिखी गई हो या पहले ही घटित हो चुकी हो, जैसे रामायण, महाभारत, ये होती है लोक गाथाएं। तीसरी बात, अच्छा, लोक कथा झूठी और काल्पनिक हो सकती है। लोक कथाएँ क्या होती हैं? झूठी भी होती है, काल्पनिक भी हो सकती हैं। लेकिन लोक गाथा जो होती है, वो एक प्रकार से झूठी नहीं होती है, वो सच्चाई पर आधारित होती है। इसके अलावा चौथी बात, चौथा अंतर, लोक कथा पदबद्ध होती है। इसमें पद एक प्रकार से पदबंध होता है, पदबद्ध होती है लोक कथा। जबकि लोक गाथा अंतर कथाएँ लोक गाथा में संकलित होती, कई प्रकार की कथाएँ लोक गाथा में संकलित होती हैं, जबकि कथाओं में उसका एक पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। लोक कथा की अगर बात की तो उसकी शैली वाचनिक शैली होती है, लोग बोल करके बताते हैं। जबकि लोक गाथाएँ जो होती हैं, गेय पद्धति पर आधारित है, गा करके इसको लोक गाथाओं को आप बताते हैं। छठा अंतर है कि लोक कथाएँ जो होती हैं, उनका कथानक एक होता है, इनमें एक कहानी होती है। लोक कथा में एक कहानी होती है, एक कथानक होता है, यानी कि स्टोरी इसकी एक होती है। जबकि लोक गाथाओं की बात की है तो इसमें सामूहिक गायन होता है और इसमें कई प्रकार की कथाएँ भी शामिल हो सकती हैं, उसमें छोटी-छोटी कथाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से ये अंतर हो गया लोक कथा और लोक गाथा में, जो मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोकगीतों का वर्गीकरण करें राम नरेश त्रिपाठी के अकॉर्डिंग। लोकगीतों का वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग? राम नरेश त्रिपाठी के अकॉर्डिंग, ठीक है? राम नरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों का वर्गीकरण किया है, ठीक है? कई वर्गीकरण उन्होंने किया है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोकगीतों के वर्गीकरण में उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। जैसे कि पहली बात, पहला अंतर उन्होंने एक प्रकार से बताया, सबसे पहले त्रिपाठी जी ने ही किया था लोकगीतों के बारे में। लोकगीतों के बारे में मर्मज्ञ हैं, लोकगीत साहित्य के मर्मज्ञ माने जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। पहला गीत होता है संस्कार संबंधी गीत, दूसरा होता है चक्की और चरखे का गीत, तीसरा होता है धर्म गीत, जैसे त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत भजन जो होते हैं वो, चौथा तो ऋतु संबंधी गीत, जैसे कि सावन में फगुआ गीत, चैत का गीत, ठीक है, कजरी गीत, ये सब। पांचवा होता है खेती से के गीत, यानी जब आप धान का निराई रोपाई कर रहे होते हैं उस समय गाती महिलाएं।
पांचवा आपका छठा होता है भीखमंगों की गीत। भीखमंगे भी गीत गाते हैं, आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। जो भीख मांगने आते हैं भिक्षा वाले, वो भी गाना गाते हैं। भीख मांगने में एक नट चमर मंगता आते हैं, तो वो लोग एक प्रकार से नहीं, वो लोग गाना नहीं, एक गाना वो भी गाते हैं, नट वाले भी गाना गाते हैं। जो नट वाले होते हैं एक डफली उफली लेकर के गाना गाते हैं, बंजारा वाला जो गाना होता है, बंजारे लोग जो पहले चलते थे वो गाना गाते हैं डफली उफली बजा करके, वो सब गीत होता था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे और भी लोग आते तो वो सब गाना वाना गाते हैं, तो भिक्षावृत्ति में। ठीक है, इसके अलावा मेले के गीत, मेले में जब आप जाते तो तमाम तमाम प्रकार के गीत लोग गाते हैं। आठवां प्रकार का गीत होता है भिन्न भिन्न जातियों के गीत, जैसे कि अहीर, चमार, धोबी, पासी, नाई, कुम्हार, भुजवा, इस इन सभी लोगों के अपने अपने गीत होते हैं। अब इनके गीत अगर आप अपने प्राचीन मतलब अपने दादा वादा से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाई अहीरों के, जैसे कि अहीर जाति के लोग जो यादव लोग होते हैं उनमें कौन सा गीत प्रचलित है भाई, बहुत बढ़िया, अभी मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसमें वीरतापूर्वक चीजें बताई जाती हैं, बिरहा। ठीक है, तो बिरहा गाया जाता है हीरो में। ऐसे ही आप देखेंगे वीर गाथा, जैसे कि आल्हा, नौवां होता है वीर गाथा पूर्वक जो गीत होते हैं, जैसे कि आल्हा, लोरिक, हीर रांझा, ढोला मारू, ये सब एक प्रकार से वीर गाथा से रिलेटेड चीजें हैं। इसके अलावा 10वां वर्गीकरण उन्होंने बताया कि गीत तथा छोटी छोटी कहानियां जो गा करके कही जाती, तो 10 प्रकार के वर्गीकरण उन्होंने किया, जो मैंने आपको बता दिया रामनरेश त्रिपाठी जी ने। बाकी और लोगों ने भी बताया, कृष्ण देव उपाध्याय ने भी एक प्रकार से लोकगीतों के बारे में बताया। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने 7 प्रकार के गीत बताए हैं कृष्णदेव उपाध्याय ने। पहला संस्कार संबंधी गीत, दूसरा ऋतु संबंधी गीत, तीसरा व्रत संबंधी गीत, चौथा जाति संबंधी गीत, पांचवा श्रम संबंधी, छठवां देवी देवताओं के गीत, सातवां विविध गीत, जिसमें 7 श्रेणियों में एक प्रकार से इन्होंने बांटा जो, तो इस तरीके से तमाम गीत हैं। पांचवा आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पांचवा, लोक साहित्य संकलन अध्ययन की सीमाएं बताएं। लोक साहित्य संकलन के अध्ययन की सीमाएं बताएं। देखिए, लोक साहित्य के संकलन के अध्ययन की कई सीमाएं हैं। पहली बात तो लोक साहित्य जो होता है ये देश या स्थान संबंधी समस्याएं इसमें आती हैं। जैसे कुछ गीत या कहानियां किसी क्षेत्र या विशेष स्थान में ही मिलते हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में उपनयन संस्कार होते हैं वहाँ उपनयन से रिलेटेड लोक साहित्य मिलेगा, लेकिन जहाँ ये नहीं होता है वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये इसकी सीमा हो गई, यानी कि इसके अध्ययन की ये सीमाएं हैं पहली। दूसरी लिमिटेशंस, दूसरा लिमिटेशंस क्या है, काल संबंधी घटनाएं। क्या होता है, लोक साहित्य मौसम, ऋतु और सामान्य विशेष दशा में बदलते रहते हैं। यानी कि अगर देखें, फाग सुनना हो तो आपको फागुन महीने में सुनने को मिलेगा, फागुन का महीना। कजली सुनना हो तो आपको सावन महीने में सुनना पड़ेगा। ऐसे ही श्रावण भादो पक्ष के महीने में आप देखते हैं तमाम प्रकार के गीत। तो इस तरीके से अलग अलग गाने के अलग अलग गीत होते हैं। ठीक है, ऐसे निराई और गुड़ाई के गीत, फसल कटाई के गीत, ये सब एक विशेष समय पर ही सुनने को मिलते हैं। तो काल संबंधी सीमा है। तीसरी बात, पात्र संबंधी समस्याएं। पात्र मतलब कि इसमें पात्रों की शिक्षा, उम्र, जाति और लिंग भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपको पता, शिक्षित पात्र जो होते हैं वो कम इसको पसंद करते हैं। जैसे कि जो फगुआ उगुआ होता है, डरताल चौताल होता है, ठीक है, कजरी होता है, ये सब आजकल की लड़कियां और आजकल के पुरुष लोग नहीं गाते हैं, लड़के नहीं गाते हैं। शर्म आती है उनको गाने में, विवाह का गीत गाने में शर्म आती, ढोलक बजाने में शर्म आती है आजकल के बच्चों बच्चियों को। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये इसकी सीमा है कि भाई पात्र लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं गाते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, वो लोग इसको ज़्यादा गाते हैं, अच्छा गाते हैं, क्योंकि उनको मनोरंजन करना है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में आप बाहर गए, आप फॉक में मतलब कि आपने रैप सुना, हिप हॉप सॉन्ग सुना, तो आपको ये थोड़ा ना नजर आएगा। इसके अलावा चौथा लिमिटेशन ये है कि साक्षात्कार की समस्याएं। कई बार क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रों में खेती किसानी में व्यस्त अधिकतर गायक या कथाकार अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं। कुछ हद तक बेहद लोग बुजुर्ग हो चले हैं, उनकी भाषा का कोई अच्छा जानकार भी साथ नहीं दे मतलब कि रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनके साथ बातचीत और साक्षात्कार की समस्या रहती है, लोग उनसे मिलना भी नहीं चाहते। तो इस तरीके से क्या होता है कि अभी धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा समूह की समस्या, बहुत सारे लोकगीत समूह में गाए जाते हैं, खास करके औरतों के गीत। अब समूह इकट्ठा नहीं होगा, समूह में औरतें जब नहीं बैठेंगी तो नहीं गाएंगी। तो अब सभी लोग बिजी हो गई हैं अपने अपने कामों में। तो आप देखेंगे तो एक प्रकार से लोग अकेले में गीत नहीं गा पाती, तो इसके कारण से भी इसकी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ये लोक साहित्य संकलन की कुछ अध्ययन की जो समस्याएं, लोक साहित्य को इकट्ठा करने की जो समस्याएं हैं, लोक साहित्य के जो सीमा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला है, लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या अंतर होता है, बताएं। लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या अंतर होता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लोक संस्कृति और लोक साहित्य में जो है काफी अंतर होता है। देखिए, पहला अंतर होता है, लोक संस्कृति जो है एक शरीर होती है। लोक संस्कृति क्या है, एक शरीर है।
और लोक साहित्य क्या है? उस शरीर का एक अवयव है, एक पार्ट है, एक पुर्जा है। यानी लोक साहित्य एक पुर्जा है किसका? लोक संस्कृति का एक पार्ट है लोक साहित्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा अंतर, लोक संस्कृति का क्षेत्र विस्तार बहुत बड़ा होता है, अत्यंत व्यापक होता है, जबकि लोक साहित्य जो होता है इसका क्षेत्र संकुचित होता है, एक दायरे में फिक्स होता है। तीसरी बात, लोक संस्कृति की व्यापकता जनजीवन के समस्त व्यापारों में उपलब्ध होती है, जबकि लोक साहित्य जो होता है वो जनता के गीतों, कथाओं और गाथाओं, मुहावरों, लोकोक्तियों तक ही सीमित होता है। चौथा अंतर, लोक साहित्य एक अंग होता है, लोक संस्कृति एक अंग होता है और लोक साहित्य जो होता है अंगी होता है। ठीक है, यानी उस अंग का एक अंग होता है वो। ठीक है, और पांचवा अंतर आप लिख लीजिएगा, लोक संस्कृति में लोक साहित्य का अंतर्भाव होता है, यानी लोक संस्कृति में लोक साहित्य एक प्रकार से समा जाए। इसके अलावा जो है लोक साहित्य में लोक संस्कृति का समावेश होना संभव नहीं, क्योंकि लोक साहित्य जो होता है वो छोटा होता है, लोक साहित्य लोक संस्कृति बड़ी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। सातवां प्रश्न है, लोक साहित्य की विशेषताओं को बताइए। लोक साहित्य की विशेषताएं बताएं भाई। लोक साहित्य की विशेषताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। बताएंगे लोक साहित्य की विशेषताएं। देखिए, लोक साहित्य की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता लिखेंगे कि लोक साहित्य की रचना की रचनाकार जो होता है उसका अता पता नहीं होता है। पहली विशेषता तो यही लिख सकते हैं कि यानी कि ये अज्ञात होता है, इसका रचनाकार कैसा होता है? अज्ञात होता है। दूसरी बात, लोक साहित्य मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है? हस्तांतरित होता है मौखिक परंपरा के द्वारा। जैसे कि आपके पिताजी ने कहा, आपने सुना और चार लोगों ने सुना, अब वो अपने बच्चों को बताएंगे, उनके बच्चे को बताएंगे, तो यानी कि हस्तांतरित होता है। तीसरी बात, लोक साहित्य की रचना अनेक रचनाकारों के योगदान और इसके अलावा मतलब कि योगदान द्वारा अस्तित्व में आती है, मतलब कि लोक साहित्य लोक मानस के द्वारा रचित किया जाता है। चौथा अंतर मतलब कि चौथी विशेषता इसकी है कि लोक के द्वारा लोक के लिए लोक का साहित्य ही लोक साहित्य कहलाता है। ये विशेषता भी लिख सकते हैं। पांचवी विशेषता, लोक साहित्य का कोई शास्त्र नहीं होता, उसकी रचना के कोई मानदंड नहीं होते हैं पहले से निर्धारित, यानी कि इस पैटर्न पर लिखना है, वो हो जाते हैं। लोक साहित्य शास्त्रों के नियमों बंधनों को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करता। इसका मतलब यह है कि लोक साहित्य पर किसी प्रकार के नियम या सिद्धांत प्रभावी नहीं होते। लोक गीतों की रचना में छंद, अलंकार, इन सभी का कोई नियम कायदा नहीं चलता। ये अनकुतुआ होते हैं और अच्छा भी लगता है इसको सुनने में। इसके अलावा लोक साहित्य में आदिम सभ्यता, अर्ध सभ्य समाज या असभ्य लोगों या समाजों की जो भावनाएं होती हैं, उनके असभ्य जीवन का रहन सहन और तमाम प्रकार के जो इमोशंस या प्रभाव होते हैं उनके, वो ही सब व्यक्त किए जाते हैं। हालांकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसके अलावा लोक साहित्य निश्चय ही किसी जनपदीय बोली के माध्यम से एक प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कोई जनपदीय बोली होती है, जैसे कि अवधी के लोकगीत या लोक गाथा, लोक कथा, लोकनाट्य, भोजपुरी के, मैथिली के, मगही के, ठीक है, ये सब क्लियर। तो ये लोक साहित्य की विशेषता। आठवां प्रश्न, लोक संस्कृति की विशेषताएं बताइए। लोक संस्कृति की क्या विशेषताएं होती हैं? लोक संस्कृति की अगर बात करें, लोक संस्कृति की विशेषताओं की बात की, पहली विशेषता लोक संस्कृति की, देखिए रीति रिवाज, परंपराएं, लोक विश्वास, अंधविश्वास, धार्मिक अनुष्ठान, खान पान, आचार व्यवहार और मनोरंजन के साधनों के रूप में लोक संस्कृति जो होती है एक प्रकार से लोक साहित्य की एक आधारशिला के रूप में काम करती है। दूसरी बात, लोक साहित्य की अगर बात करें तो लोक साहित्य एवं लोक मतलब कि लोक संस्कृति और लोक साहित्य का अलग अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व है और इस दोनों की एक शाखा होती है। इसके अलावा लोक मतलब साहित्य जो होता है वो लोक संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। लोक संस्कृति की आत्मा क्या होती है? लोक साहित्य होती है, ये एक विशेषता। ठीक है, और लोक संस्कृति जो होती है एक शरीर होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथा विशेषता आप लिख सकते हैं कि जनसाधारण के क्रियाकलाप और रीति रिवाज ही लोक जीवन के आधार होते हैं और आधार पर होते हैं और जिनकी अभिव्यक्ति लोक साहित्य में आपको देखने को मिलती है। लोक संस्कृति जो होती है एक प्रकार से उसमें आप देखेंगे लोक संस्कृति के कुछ विद्वानों ने दो भागों में लोक संस्कृति को बांटा, एक लोक विश्वास या अंध परंपराएं जो होती हैं वो, और एक लोक साहित्य। ठीक है, ये भी विशेषता हो गई इसकी। पांचवी विशेषता आप लिख सकते हैं कि लोक को मतलब लोक का भावात्मक और बौद्धिक पक्ष जिन साहित्यिक विधाओं और रचनाओं में परिलक्षित होता है वही लोक साहित्य कहलाता है। इसके अलावा लोक साहित्य की समस्त विधाएं लोक संस्कृति का ही एक अंग होती है, यानी लोक संस्कृति जो होती है जैसे
लोकगीत, लोक काया, लोक गाथा, लोक नाट, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, मुहावरे, ढकोसले, मुकरियाँ, ये सब लोक संस्कृति के ही अंग होती हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी जो ढकोसला, मुहावरा, मुकरियाँ और जो पहेली, लोकोक्ति, लोकनाट्य, लोक कथा, लोक गाथा, लोक काया, लोकगीत, ये सब होते हैं, ये सब किसके अंग हैं? लोक संस्कृति के अंग होते हैं, ठीक है? लोक साहित्य के भी अंग होते हैं, क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो लोक संस्कृति का अंग है, लोक साहित्य की समस्त विधाएँ लोक संस्कृति के अंग होती हैं सब। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इस सभी बातों को। लोक संस्कृति के ये सब अंग होते हैं, तो ये विशेषताएँ आप लिख दीजिएगा। देखिए कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं खंडशास्त्र से 450 या 200 शब्द मतलब 500 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए अब मैं बताऊँगा तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। मैंने आज की वीडियो के माध्यम से 10 मतलब कि 10 अति लघु उत्तरीय और आपके समक्ष 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करी। बाकी और भी मॉडल पेपर मैं जल्द ही दूँगा, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, मैं इन प्रश्नों पर और चर्चा करने का प्रयास करूँगा, वीडियो बना दूँगा, परेशान ना हों। भोजपुरी लोकगीतों का काव्यात्मक महत्व क्या है, इसको बताएँ, बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, अवध क्षेत्र के लोक गाथाओं के स्वरूप का प्रकाश डालिए, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में। एक बात और बता दूँ, को करिकुलर कोर्स का आपके कोर्स जल्दी करवाया जाएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, एक नया चैनल है को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर, ठीक है? तो को करिकुलर मास्टर जो यूट्यूब चैनल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा और आप चैट बॉक्स में भी देख पा रहे होंगे, तो आप जो है एक प्रकार से यानी लाइव वाले कॉलम में भी आप देख पा रहे होंगे, तो इसका मैं एक प्रकार से आपको दे दूँगा सारी चीज़ें। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, चूँकि इस चैनल पे विधिवत तैयारी होगी आपकी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस प्रश्न के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि 5 उपभाषाएँ मिली हैं। जैसे आपका हो गया राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन 5 बोलियों के मिलने से या 5 उपभाषाओं के मिलने से एक प्रकार से हिंदी उपभाषा का निर्माण हुआ है। इन 5 उपभाषाओं की अलग-अलग बोलियाँ होती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी की आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में आप देखते हैं कि बांगरू हो गया, ठीक है, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, ये सब आपका शामिल हो जाता है। ऐसे ही आप देखते हैं बिहारी हिंदी में आपका मैथिली, मगही, भोजपुरी हो गया, ठीक है। राजस्थानी में आप देखते हैं मेवाड़ी, मावाती, मारवाड़ी, ये सब हो गया, जयपुरी हो गया, ये सब, ठीक है। ऐसे ही आपका पहाड़ी हिंदी में भी। अगला है आपका जो है लोक नाट्य के स्वरूप और महत्व अथवा विशेषताओं को बताइए। लोक नाट्य का स्वरूप क्या होता है और उसका महत्व और विशेषता क्या होती है, इसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो इस तरीके से आपके ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हालाँकि जो अभी तक मैंने बताया था लगभग पूरा का पूरा सिलेबस को ध्यान में रख कर के मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। लोक संस्कृति और लोक साहित्य से अब एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मैं प्रबल दावेदारी के साथ बताता हूँ। तो आपको एक आध 2 मॉडल पेपर और मैं बना दूँगा, ठीक है? बाकी अगर यही आप 2-3 बार इस वीडियो को 2-3-4 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का पेपर 1 और पेपर 2 का जो मॉडल पेपर है लिखित वाला, वो मैं दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट सबकी बना दिया है मैंने, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल।